नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे जनसंचार माध्यम। ये हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, उसका ये फर्स्ट लेसन है। अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम। जो इस बुक का जो मीनिंग है, ये अपने विचारों को हम किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं, कौन कौन से साधन हैं, यही इस पुस्तक का जो है अर्थ है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो पहला लेसन है इसका जनसंचार माध्यम, यानी संचार होता है, जैसे हम यातायात के साधन है वो भी हमारे संचार ही होते हैं, और जिनके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या हो जाता है, जनसंचार के माध्यम हो जाते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं, या फिर अखबार पढ़ते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या मोबाइल में बात करते हैं, ये सब क्या है, ये जनसंचार के माध्यम है। यानी इनके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, ये हो गया जनसंचार के माध्यम। अब जनसंचार जो है वो उसकी परिभाषा, ये संचार किसे कहते हैं, इसको जो है पहला प्रश्न है, ये संचार किसे कहते हैं, और स्पष्ट कीजिए। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर का मतलब होता है चलना, या जैसे चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इसे चर धातु के आगे सम उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ है समान रूप से। और इस प्रकार संचार शब्द का सामान्य अर्थ हुआ समान रूप से चलना, या समान रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी जो विचार हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका समान रूप से चलना, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। यद्यपि विज्ञान में गर्म वस्तु की ऊष्मा ठंडी वस्तु में जाती है, अतः यह भी एक प्रकार का संचार है, परंतु भाषा के क्षेत्र में संचार शब्द का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि का आदान प्रदान करना है। प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, यानी मनुष्य के जो अनुभव होते हैं उनको आपस में बांटना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को बताना, वो क्या है, संचार है। तो अतः हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं, तब इसका अर्थ होता है कि हम अपने अनुभवों का संचार कर रहे हैं। संचार के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही विचारों, संदेशों, सूचनाओं, भावनाओं, अनुभवों आदि का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि लाखों हजारों व्यक्तियों के बीच में ऐसे आदान प्रदान को भी संचार माना जाएगा, परंतु तब इसे हम जनसंचार कहेंगे। मतलब एक व्यक्ति के बीच में संचार, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में जब एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, या लाखों व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। तो इसकी क्या परिभाषा हुई, सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, संदेशों, अनुभवों आदि को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य, यानी देखे जाने वाले और सुने जाने वाले, दृश्य यानी देखने वाले, श्रव्य यानी सुने जाने, दृश्य में टेलीविज़न आ जाएगा और श्रव्य में क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा। तो ऐसे सुने जाने वाले साधन जैसे टेलीविज़न या रेडियो माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक या अधिक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संचार कोई घटना नहीं है, बल्कि यह तो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सूचना देने वाले व सूचना पाने वाले दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यानी एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट सुनने में नहीं है, तो यानी संचार की प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जब दोनों ही व्यक्ति क्रियाशील हैं, उसमें
जो हमारे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करने में, तब क्या होता है, तब वो संचार की जो है वो जनसंचार बन जाता है। सूचना जो है दोनों की भागीदारी जो है इसमें ज़रूरी है, यानी सुनने वाले की भी और कहने वाले की भी। यदि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी अनिच्छुक है तब संचार प्रक्रिया रुक जाती है। इस प्रकार संचार को हम जीवंत प्रक्रिया तथा अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के कितने तत्व हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संचार एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतरक्रियात्मक यानी अपने अंदर की क्रिया। तो एक प्रक्रिया होने के कारण इसमें कई तत्वों अथवा चरणों का होना स्वाभाविक ही है। कई तत्वों के यानी कई चरण आते हैं इसमें, और वो स्वाभाविक अपने आप ही आ जाते हैं, तभी यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संचार प्रक्रिया व इसके तत्वों अथवा चरणों को निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया। ये चित्र है, ये स्रोत यानी कहाँ से जो विचार पैदा हुए, कहाँ से वो जनसंचार शुरू हुआ, स्रोत से शुरू होके फिर ये संदेश और संदेश का माध्यम भी, किसके माध्यम से हम संदेश पहुंचा रहे हैं, कौन इसको प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता ने फिर फीडबैक क्या दिया और वो संचारक तक पहुंच गया। यानी स्रोत होता है, यानी जैसे मेरे मन में कोई विचार उठा, मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल जो है माध्यम हो गया, मेरे मन में संदेश पैदा हुआ, फिर मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल से मैंने बात की, बात प्राप्तकर्ता तक पहुंच गई, फिर इससे बात होने के बाद इसने मेरे प्रश्न का यानी मेरी बात का जवाब दिया, वो फीडबैक हो गया, फीडबैक, और वो मुझ तक पहुंच गया। अब ये बीच में शोर दिया हुआ है, शोर, इसका क्या मतलब है कि जो बात मैंने की, जो हम कई बार कह देते हैं भी रेंज नहीं है, नेट नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बाधक है, जो रेंज न होना वो क्या है, बाधक है। हमारे जो संचार होना था बात का, उसमें बाधा बन गया। कई बार क्या होता है, शोर होता है, तो शोर के कारण जो है हमारी जो जो हमारा संचार है, जो हमारी बातचीत है, वो बीच में कट जाती है और जो है ये स्वतः ही रुक जाता है। जो हमारा जो संचार प्रक्रिया है वो अपने आप ही रुक जाती है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, स्रोत या संचारक, स्रोत अथवा संचारक, यह संचार प्रक्रिया का पहला तत्व अथवा चरण है। वस्तुतः संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, यानी जिसके मन में विचार आया, मतलब किसका मन किया बात करने का, पहले तो फ़ोन तो वही करेगा ना, तो जिसके मन में बात आई फ़ोन वो करेगा, जिस व्यक्ति को करेगा वो अपने विचारों को उसके साथ साझा करेगा। तब जब कोई व्यक्ति अपने किसी भाव, विचार, अनुभव, संदेश आदि को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तभी संचार प्रक्रिया आरंभ होती है। मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में किसी सहपाठी से पेन मांगना चाहते हैं। जैसे ही आपके मस्तिष्क में पेन मांगने का विचार उत्पन्न होता है, तभी संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार स्रोत तथा अथवा संचारक संचार प्रक्रिया पहला तत्व है। दूसरा है इसमें कूटीकरण अथवा एनकोडिंग। कूटीकरण होता है जब संचारक के मस्तिष्क में एक विचार, भाव आदि उत्पन्न होता है, तब उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उस विचार को किसी कूट चिन्ह या कोड द्वारा प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी जो मतलब भाषा, इसमें कूटीकरण यानी भाषा ही आ जाती है, हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें या क्या माध्यम है। जैसे कई बार होता है हम कक्षा में, अब पीछे जो एग्जाम्पल आया है कि कक्षा में पेन मांग रहे और कक्षा में शोर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इशारे से ऐसे करेंगे, मतलब भी मुझे ऐसे, मतलब हाथ से इशारा करेंगे भी लिखने का, जैसे एक्टिंग हम करते हैं, तो उसके कारण भी हमारी जो संचार प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। तो इसमें भी यही है कि कूटीकरण मतलब क्या हम कूट चिन्ह या क्या कोड प्रस्तुत किया हमने। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है।
इस कूटीकरण या एनकोडिंग के लिए यह आवश्यक है कि स्रोत या संचारक की भाषा पर अधिकार हो, ताकि वह अपने विचार, संदेश, भाव आदि के लिए सही शब्द, वाक्य आदि का प्रयोग मौखिक या लिखित रूप में कर सके। यानी संचारक जो है उसका उस भाषा पर जो अधिकार होना चाहिए जो वो अपने विचार किसी के आगे कहना चाहता है, यानी वो उसके विचारों को समझ सके। यानी ऐसे जो शब्दों का या इसका प्रयोग, इशारे का प्रयोग करना चाहिए। आगे है संदेश। यह संचार प्रक्रिया का तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। संचार प्रक्रिया का यह तत्व संचारक या स्रोत के उद्देश्य को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अतः संचारक या स्रोत को अपने संदेश के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए और सरल, सहज व स्पष्ट संदेश को प्राप्तकर्ता आसानी से समझ सकता है। यानी जो संदेश देना है वो हमें आसान भाषा में ही देना है, ताकि जिसको हम संदेश दे रहे हैं उसको डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी उसको अपने आप ही वो समझ में आ जाए। और माध्यम क्या होगा फिर इसका? माध्यम कोई भी हो सकता है, हम जैसे फ़ोन भी हो सकता है, या फिर अखबार भी हो सकता है, या फिर रेडियो, टेलीविज़न, मतलब कुछ भी हो सकता है, माध्यम अथवा चैनल। संचार प्रक्रिया के संदेश को किसी माध्यम द्वारा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। स्रोत द्वारा कहे गए शब्द या वाक्य ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। यदि प्राप्तकर्ता स्रोत या संचारक से पर्याप्त दूरी पर हो तब संदेश को लिखित रूप में पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि भी संदेश पहुंचाने के प्रमुख माध्यम हैं। आगे है प्राप्तकर्ता, या इसको हम रिसीवर भी बोल देते हैं। जब संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है तब वह अपने संदेश के कूट चिन्हों में छिपे अर्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे डिकोडिंग या कूट वाचन कहा जाता है। ये कूटीकरण, जब जिस भाषा में हम संदेश भेज रहे हैं उसको कूटीकरण या एनकोडिंग बोलते हैं। जब हमने संदेश प्राप्त किया है उसको डिकोडिंग या कूट वाचन कहा जाता है। तो यहाँ पर संदेश जो है वो प्राप्त हो गया। अतः डिकोडिंग वस्तुतः एनकोडिंग को ठीक विपरीत या उल्टी प्रक्रिया है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि संचार प्रक्रिया तभी आगे बढ़ पाएगी जब प्राप्तकर्ता भी प्राप्त संदेश की डिकोडिंग करके उसमें निहित अर्थ, भाव, विचार आदि को ग्रहण कर ले। यानी संचार की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब जो भेजने वाला है, जो संचारक है, उसका संदेश प्राप्तकर्ता ने प्राप्त कर लिया, यानी समझ में आ गया, उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया, तभी जो है वो संचार की प्रक्रिया हो पाएगी। उदाहरण के लिए यदि स्रोत या संचारक अपनी भाषा में अपने भाव को एनकोडिंग करके प्रकट करता है, परंतु प्राप्तकर्ता अपनी भाषा से अपरिचित है। मतलब यहाँ पे दिया है कि जापानी भाषा में अपने भावों को प्रकट करता है, लेकिन जो प्राप्तकर्ता उसको जापानी आती नहीं, तो क्या होगा? जो संदेश की जो प्रक्रिया है वो स्वतः ही रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी और अधूरी रह जाएगी। संचार प्रक्रिया जो है वो अधूरी रह जाएगी। आगे दिया हुआ है, अतः अगला जो है फीडबैक। जब प्राप्तकर्ता संदेश की डिकोडिंग करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है तब वह उस संदेश के प्रति अपनी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी जब संचारक ने कोई संदेश दिया तो प्राप्तकर्ता ने क्या किया? उस संदेश को ग्रहण किया, फिर वो उसका उत्तर क्या देता है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो उस चीज़ को सही कहता है या गलत कहता है, तो वो अपने विचार व्यक्त करता है। उसकी यही प्रतिक्रिया फीडबैक कहलाती है। जैसे कक्षा में अध्यापक काम करवाता है और उसके पश्चात वो उस जो पढ़ाया है उसके प्रति वो उसके क्वेश्चन पुट करता है,
तो बच्चों से वो फीडबैक लेता है कि भाई बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं। तो यहाँ भी यही फीडबैक यही है कि जब हमने किसी से कोई क्वेश्चन पुट किया और उसका जवाब आया, नकारात्मक आया या सकारात्मक आया, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मतलब ये संचार का फीडबैक है। ये सच्चे अर्थों में फीडबैक से ही हमें यह पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। दिए गए उदाहरण में यदि आपका सहपाठी आपको पेन दे देता है तो सकारात्मक फीडबैक, या फिर पेन देने से मना कर देता है तो नकारात्मक फीडबैक, तब संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। परंतु यदि सहपाठी संदेश का अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो जाए, तब आपको अपने संदेश में उचित सुधार करके इस प्रक्रिया को पुनः आरंभ करना पड़ेगा। आगे है शोर या नॉइज़। वस्तुतः शोर या नॉइज़ संचार प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाएं हैं जिनके कारण यह प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। यह शोर किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे भौतिक शोर, भौतिक यानी मनुष्यों के द्वारा, जैसे कोई मशीन का शोर आ रहा है या फिर कोई मोटरसाइकिल है या कोई भी पंखे का ज़्यादा शोर आ रहा है, तो उस तरह से जो है ये तकनीकी शोर, किसी टेक्निकल कंपनी का कोई मतलब पास में कोई खड़खड़ खड़खड़ ऐसी आवाज़ है तो वैसे तकनीकी हो गया, कोई मशीनों से शोर आ रहा है। दिए गए उदाहरण में आप जब अपने मित्र से पेन मांगते हैं, यदि उसी समय कक्षा में अत्यधिक शोर उत्पन्न हो जाए, तब आपका संदेश आपके सहपाठी तक नहीं पहुंच पाएगा और इस प्रकार भौतिक शोर के कारण संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी प्रकार खराब मौसम के कारण रेडियो, टेलीविज़न आदि पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान भी अनेक तकनीकी शोर उत्पन्न होता है और जो संचार प्रक्रिया है वो जो है पूर्ण नहीं हो पाती। तो बच्चों ये अभी हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब जो नेक्स्ट जो 3rd प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।